अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, हम जानते हैं कि PTI का एहतजाज गुज़िश्ता रोज़ से ही जारी है। जब से ये खबर कन्फर्म हुई कि इमरान खान साहब की कोई ट्रीटमेंट हुई है पिम्स अस्पताल में, जो कि 20 मिनट तक जारी रही है। बताया जा रहा है कोई माइनर सर्जरी थी, जिसके बाद उनको वापस अडियाला जेल भेज दिया गया। उसके बाद से PTI ने एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया गया। वो कहते हैं कि हमें क्यों नहीं बताया गया, फैमिली को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया। उनके मुताबिक उनको इन्फॉर्म करना लाजिम था जेल हुकाम की जानिब से, जो कि नहीं किया गया, जो कि गलत था। जिसके बाद हमने देखा गुज़िश्ता रात अडियाला के बाहर एहतजाज की पहले कॉल दी गई, सारे MPs MNAs को कहा गया वहाँ जमा हो। 20-25 लोग के करीब जमा हुए। रात को ठंड बढ़ गई, एहतजाज धरना ख़त्म हो गया। फिर उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दे देंगे। PTI यकीनन मुश्किलात का शिकार है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, वो जो चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। धरने की कॉल भी दे रहे हैं तो धरना नहीं प्रॉपर्ली दे पा रहे, एहतजाज भी सही तरह नहीं कर पा रहे। यकीनन अंदरूनी इख्तिलाफात तो अपनी जगह हैं ही हैं, लेकिन बैरूनी मामलात भी अपना अमल दखल कर रहे हैं। इस पर आज के प्रोग्राम में मैं गुफ्तगू करूँगा। साथ साथ मैं बात करना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम में एक और अहम इशू की, क्योंकि हम जानते हैं कि ये खबर भी सामने आई थी गुज़िश्ता रोज़ के पंजाब में एक खातून की हलाकत हो गई गटर में गिरने की वजह से। बड़ा सा गटर था वो, और बताया गया है कि लेटेस्ट अपडेट्स ये हैं कि उस खातून के शौहर पर SHO की तरफ से टॉर्चर किया गया, दबाव डाला गया कि वो ये एडमिट कर ले कि उसने मर्डर किया है। हम अप्रिशिएट करते हैं कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा ने इमीडिएट एक्शन लिया, लोगों को सस्पेंड किया, फॉर लाइफ उनको नौकरियों से बर्खास्त किया। यकीनन ये एक्शन काबिल तारीफ है, लेकिन एट द सेम टाइम पुलिस का ये अमल कि एक मरी हुई खातून और उसके बच्चे के शौहर को टॉर्चर किया जाए कि वो एडमिट कर ले कि उन्होंने मर्डर किया है, तो ये यकीनन अफसोसनाक अमल है। इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात करना चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी ने गुल प्लाजा के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट को ख़त लिखा। सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि वो ख़त गवर्नर सिंध को पेश करेगी, और यकीनन सानिया गुल प्लाजा के ऊपर जुडिशल इंक्वायरी का भी जो फैसला है सिंध हुकूमत का इंतहाई खुश आइंद है। इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर हम बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बात कर दी है, ऐलान कर दिया है कि अब कोई हमला नहीं होने वाला ईरान पे। गुज़िश्ता 24-48 घंटों में ये कहा जा रहा था कि अगले 24 घंटे 48 घंटे बहुत अहम है, हर कोई हाई अलर्ट पे था। खबरें भी आ रही थी कि अमेरिका ने अपने फौजी बेड़े ईरान के करीब तैनात कर दिए हैं, तैनात ने अपनी फ़ौज को हाई अलर्ट कर दिया, ड्रिल्स चल रही थी, और लग ये रहा था कि शायद सूरत हाल मज़ीद सीरियस हो सकती है, लेकिन अब वो एस्केलेट नहीं हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कर दी है, विच इज़ अगेन अ गुड न्यूज़। डिस्कशन का आगाज़ करूँगा, अपने मेहमानों को वेलकम करना चाहूँगा। मेरे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं नईम कुरैशी साहब, हमेशा अपना टाइम हमारे लिए निकालते हैं। नईम साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। मेरे साथ मौजूद हैं मसूद रज़ा साहब, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मसूद रज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और मुझे ज्वाइन करेंगे कुछ लम्हों में अजहर जावेद साहब भी, वो भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। डिस्कशन का आगाज़ करना चाहूँगा नईम कुरैशी साहब से। नईम कुरैशी साहब, हम जानते हैं कि सहाफ़ियों को जब ये खबर मिली कि इमरान खान की आंख की ट्रीटमेंट पिम्स में हुई है, तो उसके बाद उन्होंने हुकूमती लेवल पे लोगों से पूछा, वज़ीरों से पूछा, तो पहले तरदीद आई। उन्होंने पिम्स के डॉक्टर से पूछा कि आपको मालूम है इस बारे में, तो उन्होंने भी तरदीद कर दी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर उन्होंने जेल हुकाम से पूछा, तो जेल हुकाम ने भी तरदीद कर दी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और फिर एक दिन आता है कि अताउल्लाह तारा वफाकी वज़ीर कन्फर्म कर देते हैं कि हाँ ऐसा सब कुछ हुआ है। इससे ऑफकोर्स जो पहली चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासर होती है वो क्रेडिबिलिटी है। डॉक्टर्स की क्रेडिबिलिटी, जेल हुकाम की क्रेडिबिलिटी, वज़ीरों की क्रेडिबिलिटी, हुकूमत की बयानिए की क्रेडिबिलिटी। डू यू थिंक मौजूदा हुकूमत जो पहले इतनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, उसके पास अगर क्रेडिबिलिटी भी नहीं रहेगी, क्योंकि पहले ही फॉर्म 45-47 का दाग है, और अब इस तरह की क्रेडिबिलिटी लूज़ कर देना अवाम की नज़र में यकीनन बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होगा, और उनके वोट बैंक पे भी असरअंदाज होगा। आपकी इस पर राय कुरैशी साहब? जी बहुत शुक्रिया जतोई साहब। देखिए, ये एक बड़ी वाज़ह हकीकत है कि मौजूदा हुकूमत की अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जैसे आपने कहा कि फॉर्म 45 और 47 की वजह से। हकीकत ये है कि जो मौजूदा निज़ाम के, जो मौजूदा हुकूमत के हामी हैं, वो खुद भी ये बात मानते हैं कि वोट तो इनको पड़े ही नहीं हैं, और इनकी साख तो पहले दिन से नहीं थी। लेकिन सबसे अलमनाक सूरत हाल ये है कि पिछले 3 से 4 साल के करीब होने वाले हैं, इनके दौर में सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो इदारों की क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़त्म होने का है। देखें, लोग किसी इदारे पे अब एतबार नहीं कर रहे। इन्होंने जुडिशरी के साथ जो कुछ भी किया है, जिस तरह जजेस लगाए गए हैं,
उससे अदालतें जो है अपना वकार खो चुकी हैं। जिस तरह इन्होंने पार्लियामेंट में तरामीम की हैं, जिस तरह लोगों को जबरदस्ती अगवा करके असेंबली में पहुंचाया, वो सबके सामने है। पूरी कौम ने देखा कि किस तरह गायब लोग जो अचानक असेंबली में जो है वो वारिद हुए। तो उसकी वजह से हमारी पार्लियामेंट की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी खत्म हो गई है। उसकी कोई वकार, कोई इज्जत बाकी नहीं रह गई है। अब कोई शख्स भी पार्लियामेंट को कोई अहमियत नहीं देता। जिस तरह कवानीन पार्लियामेंट में मंजूर कराए गए, वज़ीर कानून को खुद पता नहीं होता कि कौन से अमेंडमेंट जो है वो आइन में होनी है। वो खुद कहते हैं कि मुझे अभी तक एजेंडा नहीं मिला। इस सूरत हाल में आप देखें कि पुलिस की जो रेपुटेशन है वो पहले ही क्या थी, और अब मौजूदा दौर में तो बिलखसूस पंजाब में जो पंजाब पुलिस ने जो कुछ लोगों के साथ किया है उसका ताज़ा तरीन वाकई यही है। बात यह है कि जब आप ब्यूरोक्रेसी को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यही होगा जो पंजाब में हो रहा है। तमाम इदारों की क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़त्म करवा दी है इस हुकूमत ने, जो कि इस मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है। पिछले 4 साल से हम यही कह रहे हैं कि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, और यही कुछ होगा जो पंजाब में हो रहा है। मसूद रजा साहब, बहुत शुक्रिया भाईजान आपके वक्त के लिए। मसूद भाई, आप भी उस तकरीब में थे जिसमें मैं आज मौजूद था। बड़ी अहम तकरीब थी, DGISPR के साथ हमारी इंगेजमेंट थी, और जिस तरह DG साहब ने बताया कि इंगेजमेंट बहुत जरूरी है, 1-on-1 इंगेजमेंट बहुत जरूरी है। इसीलिए वो यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, नौजवानों से मिल रहे हैं, हमसे उन्होंने मुलाकात की, सहाफी बरादरी से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डोंट यू थिंक पाकिस्तान के मसाइल, स्पेशली पॉलिटिकल इश्यूज हल करने के लिए PTI के साथ भी कुछ इंगेजमेंट होनी चाहिए? मसूद रजा। बहुत शुक्रिया तला भाई। देखिए, PTI के साथ इंगेजमेंट होनी तो चाहिए, लेकिन किस तरह से इंगेजमेंट हो सकती है? ये जो इस वक्त सिचुएशन है इसको जीरो सम गेम कहते हैं। अगर इसमें इमरान खान की कोई बात मानी जाती है तो ये सिस्टम कहाँ रहता है, और अगर इस सिस्टम की कोई बात मानी जाती है तो इमरान खान की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो दोनों एक ऐसी नहज पर आ गए कि यहां पर इन दोनों के बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हो सकता है तो फिर इसमें अदालतों के बीच में आना पड़ेगा, कोई अदालती फैसले आ जाए, उसके नतीजे में कोई रिजॉल्व निकले तो निकले, वरना ये दोनों बैठकर बात नहीं कर सकते। इमरान खान इनकी नहीं मान सकते, ये इमरान खान की नहीं मान सकते। मसूद, आप अग्री करते हैं इस बात से कि अगर आंख की सर्जरी को माइनर ट्रीटमेंट भी हुई है तो फैमिली को इन्फॉर्म करना लाजिम था? डेफिनेटली लाजमी। पहली बात तो यह है कि आप इतने दिन तक किसी को मुलाकात से रोक नहीं सकते, इंटरनेशनल कानून इसकी इजाजत नहीं देते। इसके बावजूद 18 माह या 19 माह के बाद पहली मर्तबा उस शख्स को अडियाला जेल से निकाला गया, फिर अस्पताल आप लेके गए और कानो कान किसी को खबर नहीं हुई। डॉक्टर्स ने कैसे देखा, क्या वाकई उनका सही मुआयना हुआ नहीं हुआ, उनकी कैफियत क्या है, किसी को नहीं पता। एक ही तो उनका मुतालबा है कि हमारे जो जाती मौलवी जो उनसे मुलाकात करा दीजिए, लेकिन उनसे भी मुलाकात नहीं हो रही है। तो ये सख्तियां, ये सारी चीजें अवाम देख रहे हैं। अवाम के अंदर ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। जब आप अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं, जब आप फरारियों से बात करने को तैयार हो जाते हैं, जब आप कहते हैं कि वो तालिबान जो राह रास्त पर आते हैं, वो फितनतुल खवारिज जो उनको छोड़ देते हैं, हम उनसे बात करने को तैयार हैं, जो अपने आप को सरेंडर करते हैं उनसे बात करने को तैयार हैं, जिन्होंने खून बहाया है, तो आपस में बैठ के बात क्यों नहीं करते, क्यों राह नहीं निकालते? जब पूरा मुल्क कह रहा है कि जी इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे, आप खुद मानते हैं इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे, तो क्यों फिर आप क्या जिद क्या है आखिरकार? तो ये किसी ना किसी जगह पर आपको जो है वो मामले को रोकना पड़ेगा, क्योंकि मईशत का बहुत बुरा हाल है, मईशत स्टैग्नेंट है, उसमें तरक्की नहीं हो रही है। आप जो इशारे बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कर्जों की मरहूने मिन्नत है। आप देखिए कल क्या हुआ है इंडिया के साथ जो मुआहदा हुआ है यूरोप का। जी हाँ, पाकिस्तान कहां रह गया? पाकिस्तान को जो GSP प्लस स्टेटस मिला था, क्यों मिला था? इसलिए कि पाकिस्तान में बिजली की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, एनर्जी की कीमतें बहुत हैं, पाकिस्तान कंपीट नहीं कर सकता दूसरे मुल्कों के साथ, इसलिए उसे ये सहूलत मिली थी। आज इंडिया और पाकिस्तान बराबर हो गए, और उन एग्रीमेंट्स की वजह से मसूद जो सामान यूरोपियन कंट्रीज पाकिस्तान से लेते थे अब वो इंडिया से लेने वाले हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा फ्यूचर प्लान क्या है। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा मसूद आपकी इजाजत से। अजहर जावेद साहब, सर क्रेडिबिलिटी का सवाल था।
सहाफियों ने जेल हुकाम से पूछा इसके बारे में, पहले उन्होंने बोला कुछ भी ऐसा नहीं है, सब झूठी खबरें हैं। डॉक्टर्स पिम्स के थे, उनसे सहाफियों ने पूछा, उन्होंने कहा सब झूठी खबरें हैं। जो हुकूमती वज़रा थे, तलाल चौधरी साहब शुरू में डिनाई करते रहे सब झूठी खबरें हैं, लेकिन फिर अताउल्लाह साहब आ गए सामने, तारड़ साहब ने आके बता दिया कि नहीं सच्ची खबर है, सैटरडे को रात को ये हुआ था। क्रेडिबिलिटी का क्या बच जाती है, हुकूमत की कोई साख रह जाती है या खत्म हो गई है सबकी साख एक साथ? बहुत शुक्रिया तला साहब आपके। मेरा ख्याल है ये जो कुछ भी हो रहा है इमरान खान साहब के साथ, उनकी सेहत का इशू है, उनको बिल्कुल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए और मेरे ख्याल ट्रीटमेंट दी भी है। यहाँ तो आप ये कहें कि ट्रीटमेंट उनको नहीं मिली, ट्रीटमेंट खुफिया ट्रीटमेंट सर, खुफिया ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल किस चीज के लिए लेके गए हैं तला साहब? छुपा के लेकर गए सबसे सर, ये नहीं छुपा के, क्या ट्रीटमेंट दी है कि नहीं दी? ट्रीटमेंट तो दी है, तो फिर इसमें छुपा के लेके गए हैं या सामने लेके गए हैं? जो जरूरत थी, मेडिकल इमरजेंसी थी, उस इमरजेंसी पर अमल करते हुए, डॉक्टर के मशवरे पर अमल करते हुए इमरान खान साहब को हॉस्पिटल, हुकूमत छुपा क्यों रही थी, डॉक्टर्स छुपा क्यों रहे थे, जेल हुकाम छुपा क्यों रहे थे? मेरी बात, हर चीज जरूरी तो नहीं कि पहले कैमरे वहां पे लगवाएं, फिर उसके बाद वो प्रोसीजर करवाएं, फिर उसके बाद सबको बुला के करवाया जाए। देखें, इसमें जो सबसे बड़ा इशू हुआ है वो ये कि इनको बर वक्त, अगर जब प्रोसीजर हो गया, रात को प्रोसीजर हुआ तो सुबह बता देना चाहिए था। हुकूमत को एक प्रेस रिलीज इशू करनी चाहिए थी मेडिकल बुलेटिन के तौर पे कि जी रात को इमरान खान साहब आए हैं, उनके साथ ये प्रोसीजर हुआ है और इसके बाद वो वापस चले गए हैं। ठीक है, बात यह है कि यहाँ तो उनको मेडिकली उनको ट्रीटमेंट नहीं दी गई। आप मुझे बताएं, इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में कितने लोग कैद हैं? लाखों लोग कैद हैं। क्या उनकी जो मेडिकल इमरजेंसीज हैं उसके बुलेटिन दिया जाता है या बताया जाता है? उनकी फैमिली को तो इन्फॉर्म किया जाता होगा ना सर, फैमिली। चला भाई सुन तो लेना, प्लीज रिक्वेस्ट सर मैं उससे पा रहा हूँ, क्योंकि ये एक सियासी जमात से इनका ताल्लुक है, जो सियासी जमात के रहनुमा साबिक वजीर आजम है, इनका एक प्रोटोकॉल बनता है। वैसे भी जेल में ABC क्लास होती है, तो उसके मुताबिक इनको ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी, जो मेरा ख्याल है उनको, जो अभी तक इतलात आ रही है कि उनको मिली है। जहां तक दूसरी बात रह गई कि उनकी मुलाकात नहीं हो रही, मैं तो पिछले प्रोग्रामों में भी यही कहता हूं कि उनकी मुलाकात होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आपने कभी उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां से होने वाली गुफ्तगू को देखा है? वहां क्या पोस्ट होता है, वहां पे क्या कहा जाता है जो हुकूमत के बारे में, अदारों के बारे में, फील्ड मार्शल के बारे में जो घटिया गुफ्तगू वहां पे की जाती है, जो मीर जाफर मीर सादक करार दिया जाता है, जो बदतमीजी की जाती है, जो एक तूफान बदतमीजी के अलावा डेरोगेटरी रिमार्क्स होते हैं, क्या वो आप जस्टिफाई करते हैं? क्या वो PTI और इमरान खान के जो हैंडल्स, जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, क्या आप उनको जस्टिफाई करते हैं कि जो लैंग्वेज वहां पे यूज हो रही है, आज तक इमरान खान साहब ने उसको डिसऑन नहीं किया, बल्कि उनकी मर्जी के मुताबिक वो सारी चीजें हो रही हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने से कोई फायदा होगा PTI को सर? सर हो, यही तो मसला है जो अभी मैं PTI का जो सोशल मीडिया हैंडल मैंने अभी निकाला है आपकी गुफ्तगू के दौरान, उस पे जो लोग, जिन लोगों को पोस्ट किया जा रहा है, जो अमेरिका में बैठे हैं, बरतानिया में बैठे हैं, जो रियासत के बदतरीन दुश्मन है, जो सुबह शाम जो बातें करते हैं, झूठी बगैर तहकीक के खबरें शाया करते हैं, उनको रीपोस्ट कर रहा है ये PTI का सोशल मीडिया हैंडल। इमरान खान जो है वहां से वो रीपोस्ट करते हैं। तो इन हालात में आप जो सारा का सारा बर्डन एक साइड पर डाल देते हैं। मसला क्या है कि मसला ये है कि जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग है जो बाहर बैठा हुआ है, वो इन हालात में इमरान खान साहब के लिए कोई खिदमत नहीं कर रहा, वो इनका हुकूमत और इदारों के दरमियान तनाव को बढ़ा रहा है। आप कहते हैं कि उनको सहूलतें मिलनी चाहिए, सहूलतें तो अंदर जो हुकूमत के बकौल जो कुछ उनको मिल रहा है, वो सारी जो फूड है वो उनको दी जाती है जो उनकी मर्जी की, और सारी चीज़ें हैं। तो क्या हमारे जो आम कैदी है उसको वो सहूलतें मुयसर हैं? आप VIP की इज्म के खिलाफ बात करते हैं। मुलाकातें नहीं होती ना जावेद साहब, मुलाकातें भी तो हो ना सर, कानून में मुलाकातों की इजाजत है। मैं तो इसमें हक में हूं कि उनको मुलाकात करने की इजाजत दी जानी चाहिए, उनका कम से कम उनके जो डॉक्टर्स हैं उनको मिलने देना चाहिए। इसमें तो किसी की दो राय नहीं है। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और मैं बात करना चाहूंगा लाहौर में जो अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें एक माँ और उसकी बच्ची जान से गई। हम जानते हैं सीवरेज नाले में वो गिरे हैं, उसके बाद मरीम नवाज साहब ने एक्शन भी लिया है, लोगों को नौकरियों से बर्खास्त भी किया है, गिरफ्तारियां भी की हैं ठेकेदारों की। यकीनन उनका प्रॉम्प्ट एक्शन काबिल तारीफ है, लेकिन कुछ और भी एक्शंस है पंजाब गवर्नमेंट के जिनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, तनकीद की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल 15 पर इत्तला देने पर शौहर को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया।
और बताया गया शौहर की जानिब से हवालात से निकल के कि मुझ पर बहुत टॉर्चर किया गया और मुझे कहा गया कि एतराफ़ करो कि तुमने अपनी बीवी और बच्चे को खुद मारा है, मर्डर किया है। यकीनन बहुत अफसोसनाक अमल है ये। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पैनल में। अब्दुल्ला भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अब्दुल्ला भाई, पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहता हूँ, हम देखते हैं कि सिंध में जब कोई बच्चा गटर में गिर के मरता है बड़ा शोर मचता है, पंजाब में जब ऐसा होता है तो इतना शोर नहीं मचता। पहले बोला जाता है फेक न्यूज़, फिर उसके शौहर को पुलिस टॉर्चर करती है कि एतराफ़ करो, एडमिट करो कि तुमने मर्डर किया, तुमने धक्का दिया गटर में। और इवन दो कि मरीम नवाज साहिबा ने एक्शन लिया, अच्छा एक्शन लिया, वी अप्रिशिएट इट, लेकिन ये जो दूसरी चीज़ें, दूसरे एंगल्स हैं इस खबर के, वो बड़े अफसोसनाक हैं। पंजाब में हो तो इतना शोर नहीं, कराची में हो तो बहुत ज़्यादा शोर। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपकी उसके ऊपर राय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी जुम्मा मुबारक पूरी कौम को। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है ये अफसोसनाक वाक़े का, ये रोज़ाना का मामूल बन गया है। असल बात यह है कि चाहे वो सानिया गोल प्लाजा हो, वो बल्दिया टाउन फैक्ट्री का मामला हो, या फिर वो लाहौर के अंदर ये खातून का जो है जहाँ बहाक होना हो, ये तमाम वाक़यात एक बात के ऊपर बड़ा वाज़ेह इंडिकेट कर रहे हैं, और वो ये है कि इस मुल्क में कानून जो है वो सिर्फ गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए सब जो है मौजें ही मौजें हैं, सत्ता ही खैरा हैं उनके लिए। दूसरी बात यह है कि अब आप देख लीजिए कि इससे पहले अगर आपको याद होगा, साहिवाल के अंदर एक वाक़या हुआ था जिसमें दो छोटे छोटे बच्चों, एक बेटा और एक बेटी के सामने उसके वालिदैन को, उसके जो चाचे थे उनको गोलियां मार के जो है मार दिया गया। शुरू में वो पुलिस वाले मुअत्तल हुए, बाद में वो उसी ड्यूटी के ऊपर बहाल हो गए। अब आप मुझे बताएं कि कौन था जिम्मेदार। सर, तीफी बट वाला वाक़या बड़ा मशहूर था, दुबई से गिरफ्तार करके लाए थे उसे। जी जी, उसके बाद मैं वही उसी के ऊपर आ रहा था। उसके बाद जो है वो तीफी बट वाला वाक़या आपके सामने है कि उसको जो है वो मार दिया गया, उसके भाई जो है, और इस तरह आप पुलिस जो है वो उसके ऊपर दबाव डाल रही है कि अभी उसका तो बयान भी आ गया, वो शौहर भी मंजर आम पर आ गया, उसने कहा कि जनाब मेरे ऊपर जो है वो दबाव डाला जा रहा है कि अब मतलब अब आप देखें कि एक तो नाइंसाफ़ी, एक तो जुल्म। आप देखें जो बुनियादी SOPs थे उनकी खिलाफ वर्जी। कंस्ट्रक्शन जहाँ भी होती है उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप कंस्ट्रक्शन के जो जगह होती है उसके ऊपर सर्टन प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करते हैं और वहाँ जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का बंदोबस्त करते हैं, और अगर वो नहीं किया गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। अभी आप देखें गोल प्लाजा का वाक़या हुआ, उसके अंदर आप देख लें सिर्फ ये हो रहा है कि सियासतदान जो है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर पॉइंट स्क्वायरिंग कर रहे हैं, और अवाम जो है वो बेवकूफ़ बन रही है एक दफ़ा फिर, और वो यही है कि जनाब ठीक है उसने तो ये कह दिया, उसने वो कह दिया, और बाद में ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। ये सिर्फ एक चीज़ पे इकट्ठे होते हैं जब एक दूसरे को बचाना होता है। ये तब इकट्ठे होते हैं जब इन्होंने अपनी मुराद के मुतल्लिक फैसले करने होते हैं। ये बहुत जुल्म है, ये इसकी जितनी मजम्मत की जाए। मरियम साहिबा ने फैसला लिया, लेकिन अब सजा किसको मिलेगी? वहाँ कौन जो है वो को क्या सिर्फ इलाके का कोई छोटा सा अफसर जो है उसको मुअत्तल किया जाएगा? नहीं, ये बड़े लोगों को। आपको याद होगा कि साउथ कोरिया के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, वहाँ एक साहिल समुंदर के ऊपर एक बहरी जहाज जो है वो डूब गया। वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया था जनाब। अब आप मुझे बताएं, वजीर आजम ने कोई क्या जहाज में सुराख किया था? लेकिन एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। मसूद, बिल्कुल ठीक अब्दुल्ला भाई। मसूद, मेरे सवाल के दो रुख हैं। पहला रुख ये है कि कराची में हो तो शोर मचता है, पंजाब में हो तो शोर नहीं मचता, और दूसरा रुख ये है कि पहले फेक न्यूज़ कहा गया और फिर शौहर जिसने 15 को कॉल की उसी पे टॉर्चर के एडमिट करो। आपकी राय हुजूर? भाई, एप्पल और ऑरेंज का कोई मुकाबला नहीं है। जो हुआ लाहौर के अंदर बहुत अफसोसनाक हुआ, लेकिन लाहौर में इस तरह के वाकयात आपने कितने रिपोर्ट हुए एक साल के अंदर, जरा वो देख लें। और कराची में इस तरह के वाकयात एवरेज जो है वो 12 से 14 बनती है, तो ये बड़ा फर्क है। फिर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें और लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, इसमें भी बड़ा फर्क है। तो ये एप्पल और ऑरेंज का कोई मुकाबला नहीं है। बहरहाल जहां पर भी हो वो अफसोसनाक है। लाहौर में हुआ, उसके बाद हमने देखा जो दूसरा रुख है उस पर आता हूँ, लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा? हमने पूरी मशीनरी को हरकत में आते हुए देखा, हमने रेस्क्यू के लोगों को नालों में उतरते देखा। ये तो नहीं हुआ कि यहाँ बच्चा गटर में गिर गया और रेस्क्यू वालों को पता ही नहीं कि नाले जाते कहाँ पर है, और वो फिर किसी बच्चे को कहीं 3 किलोमीटर दूर वो लाश मिली और वो लाश पर पुलिस ने उससे छीनी और कहा कि हमने उसको रेस्क्यू करने की कोशिश की या हमने बरामद की वो लाश। तो इस तरह कभी तो सिलसिला नहीं था ना। चले वहां पर वाकया हुआ तो कुछ लोग मुअत्तल तो हुए, फिर इसको जिस तरह से मिस हैंडल किया गया, जैसे अभी अजहर भाई कह रहे थे ना पिछले सेशन में
तो अजहर भाई आपको सलाम, अब्दुल्ला भाई आपको भी सलाम। तो जो बात कह रहे थे कि जी सोशल मीडिया पर जो इस तूफान बदतमीजी मचता है, तो भाई तूफान बदतमीजी आप भी मचा लीजिए ना, आप जवाब दे लीजिए। अगर आप बोलने पर ही पाबंदी लगा देंगे, यही वो सोच है जो हमें वहां पर नजर आई। यानी उज़्मा बुखारी साहिबा जो है वो कह रही है कि क्यों बोला उसने, पुलिस कह रही है क्यों कहा कि उसके साथ हादसा हुआ है, इसी के ऊपर डाल देते हैं। तो ये जो जबर है ना, इंतजामिया का जबर है, अपनी रेपुटेशन को बचाने का खौफ जो है, ये हमसे गलती हो ही नहीं सकती। हम बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं। ये जो एक खप्त इनके ऊपर सवार है ना, ये इसको हामिद मीर साहब कहते हैं ना, खप्ते अजमत का शिकार हैं ये लोग। तो ये खप्ते अजमत का शिकार है, ये समझते हैं कि जी इन्होंने जो कर दिया वो सबसे बेहतरीन है। तो इससे बाहर निकलने की जरूरत है। वो ऊपर से लेकर नीचे तक यही माहौल है कि इमरान खान के बारे में कोई बात ना करे, परफॉर्मेंस के बारे में कोई बात ना करे, जो बात करेगा उसको डंडे पड़ेंगे, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये सोच जो है ना, ये मुझे नजर आई इस पूरे वाकये के अंदर। बिल्कुल ठीक। अजहर जावेद साहब, सर योर ओपिनियन। जी देखिए, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है जो कुछ पंजाब में हुआ, लाहौर में हुआ। मेरे लिए तो पहले भी, मैं याद हो आपको, सिंध वाले में आपके ही प्रोग्राम में मैंने लास्ट भी ये कहा था, जो सिंध में हुआ चले, जो हो गया, लेकिन उसके बाद एक्शन क्या हुआ। उस वक्त भी मैंने यही डिमांड किया था कि जो वाकया हो गया, आप चले सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं डालते, लेकिन उसके बाद एक्शन देखना था। वो एक्शन इसमें हमें जो हुआ, इसमें पुलिस की जो एक जुल्म है, पुलिस की सफाकियत है, वो हमें नजर आई है। और जो एसपी और एसएचओ पे इल्जामात लगे हैं, जो मजलूम, जो खातून के शोहर ने लगाए हैं, वो बड़े खौफनाक हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें एसपी और एसएचओ को भी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। आज इतला ये मिली है कि उनको सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा डीसी लाहौर को, उनको भी तब्दील कर दिया गया, 3 अफराद को जेल में डाल दिया गया और उनके खिलाफ मुकदमा है। लेकिन तला भाई, इस तरह के वाकयात के बाद क्या दोबारा ये वाकया नहीं होगा, ये हमें सोचना है। हमें इस वाकये को मिसाल बनाना होगा। इसमें जो मुलविस लोग हैं उनकी सिर्फ गिरफ्तारियां काफ़ी नहीं है, गवर्नमेंट को, प्रोसिक्यूशन को ये यकीनी बनाना होगा कि ये लोग चंद महीने के बाद, चंद हफ्तों के बाद जमानत पर रिहा ना हो, इनको जो है वो सज़ा मिले। इस वक्त पंजाब में जैसे अभी मसूद साहब भी कह रहे थे कि एप्पल और ऑरेंज का कोई मुकाबला नहीं, बहुत काम हो रहा है, लोग कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत लगी हुई है। लेकिन फिर वही बात आती है कि जो बेसिक रवैये हैं आप, वो क्या तब्दील हुए हैं। बाकी जो बात अभी मसूद भाई ने कही, मैंने सोशल मीडिया पे आम आदमी के बात बोलने पर की बात नहीं की, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ जो पाकिस्तान से बाहर लोग बैठे हुए हैं, जो अपनी जो एक जारहाना लैंग्वेज से इदारों के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, शख्सियात के खिलाफ जितनी गालियां वो देते हैं आम किसी भी शख्स को। मसूद भाई, अगर आज कोई इमरान खान के या तहरीके इंसाफ के हवाले से कोई ट्वीट करता है सोशल मीडिया पे, बात जितनी गालियां पड़ती हैं तहरीके इंसाफ के लोगों की तरफ से, आप मेरी टाइमलाइन देख लें जाके, किसी और की टाइमलाइन देख लें। आपके गुनाह माफ हो रहे हैं सर, आपके तो गुनाह माफ हो रहे हैं सर, आसानियां हो रही हैं आपके लिए। मैं ये बात सिर्फ ये कर रहा हूँ, रवैयों की बात कर रहा हूँ, रवैये सोशल मीडिया पे सबके एक ही तरह के। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अलाउ मी, नईम साहब वेट कर रहे हैं, वो उसको खुद कौम रिजेक्ट कर देगी। बिल्कुल ठीक मसूद। नईम कुरैशी साहब, सर जब कराची में हलाकत हुई बच्चों की गटर में गिरने से, तो मरियम साहिबा की बड़ी मशहूर स्टेटमेंट थी कि सीएम जिम्मेदार है सिंध का। लेकिन जब पंजाब में हलाकत हुई बच्चे की सीवरेज लाइन में गिरने से और माँ की भी, तो कहा गया कि ठेकेदार और डीसी जिम्मेदार हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स कहेंगे, इसको मुनाफकत कहेंगे, क्या कहेंगे सर? इसे डबल स्टैंडर्ड भी कहते हैं, इसे मुनाफकत भी कहते हैं, और ये किसी एक खास मरहले पे नहीं होती। मरियम साहिबा का यही रवैया है। यकीनन उन्होंने बड़ी क्लियरली चीफ मिनिस्टर सिंध को रिस्पॉन्सिबल करार दिया था। इस वक्त तो उन्होंने अपनी वजीर इत्तलात को भी कहा कि वो जिम्मेदार नहीं है। और आपको ताज़ा तरीन इत्तला दे दूं, आपके प्रोग्राम में सर वजीर आला ने ऐलान किया था कि कमिश्नर साहब होंगे, आगे से डिप्टी कमिश्नर होंगे, इन सब के खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अल्टीमेटली जो एक ठेकेदार है और एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और कुरैशी साहब जी, अल्लाह आपका भला करे, यही पोजीशन है। वहां बड़े जोश में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट तो कर दिया, लेकिन उन्होंने यही सोचा कि ये ब्यूरोक्रेसी तो वो है जिन्होंने हमारे फॉर्म 47 बनाए थे, इनको हम कैसे निकालें, लिहाजा कोई एक्शन नहीं हो रहा। और जिस फेक न्यूज की वो बात कर रही थी, उसके खिलाफ सहाफियों को उठा के फौरन जेल में डालते हैं। अपने कहा हुए को कहा कि जी हमें तो जो इतलात मिल रही थी वो हम कह रहे थे, जिसमें खुद चीफ मिनिस्टर साहिबा भी शामिल थी।
दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसा मसला है, देखिए मैं जो उस वक्त बात करना चाह रहा था वो ये कि आप देखें सहाफियों का क्या किरदार था इस मौके पे, हम उनके किरदार को ज्यादा बात करना चाहते हैं। वो ये है कि आप देखें कि हुकूमत के शाना बशाना खड़े होके इस खबर को फेक न्यूज करार देते रहे। मुझे अफसोस होता है ऐसे सहाफियों पे जो हुकूमत की मुलाजमत करते हैं। कुछ बेचारे 2-4% आप जरूर कह दीजिए, लेकिन आप देखें मैं इसकी मिसाल देता हूं कि इमरान खान साहब का जो इशू है उसमें अजहर जावेद साहब ने शायद 2 मिनट गुफ्तगू भी नहीं की इमरान साहब के इशू पे, और फिर उसके बाद वो फौरी तौर पे छलांग लगा के जो है उन यूट्यूबर्स के खिलाफ बोलने लगे जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। फिर उन्होंने साथ ही ये जुमला भी कहा कि वो इतलात आ रही हैं कि ऐसा हो रहा है। ये वही तो सारी झूठी इतलात हैं जिनकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। बात यह है कि हॉस्पिटल्स की कोई रेपुटेशन नहीं है, कोई साख नहीं रही, पुलिस की कोई साख नहीं है, और पुलिस, पंजाब पुलिस ने बिलखुसूस जिस तरह आवाम पे जुल्म किया है और जिस तरह हुकूमत ने उसको इस्तेमाल किया है, फिर वो यही तरीका कार इख्तियार करते हैं क्योंकि उन्हें किसी बात का डर नहीं है, उन्हें किसी चीज का डर नहीं है। मैं आपको बिल्कुल छोटा टाइम है मेरे पास, आप जल्दी से रिस्पॉन्ड कर लें। अदर साहब आपके पास 15 सेकंड है। देखिए, मैं अभी प्रोग्राम रिकॉर्डिंग निकाल के देख लें, मैंने तो इमरान खान साहब के बारे में कहा कि उनको मिलनी चाहिए ट्रीटमेंट, तो ये भी कहा कि उनसे मुलाकात की इजाजत होनी चाहिए। तो लेना भाई, चुप करें, अब मैं बोल रहा हूँ आपकी बात के दौरान, मुझे बात तो करने देना। मैंने खामोशी से सुनी है आपकी बात। मैंने तो उनको बिल्कुल ये कहा कि उनको ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, मैंने तो बल्कि उनका कहा पर्सनल मुआलिज से मिलनी चाहिए। मैंने तो उसके बाद ये भी कहा कि उनको मुलाकात की इजाजत होनी चाहिए। अब जो अगर यही तो मसला है, आप डायरेक्ट मेरे पे आ गए, मैंने तो कोई ऐसी बात भी नहीं की। मोहब्बत आपसे ज्यादा है अजहर साहब, मोहब्बत आपसे ज्यादा है और कुछ भी नहीं। पिछले 24-48 घंटों से ये कहा जा रहा था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई शदीद हैं, कुछ भी हो सकता है, अमेरिका अटैक कर सकता है, लेकिन फिर ये अच्छी खबर आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अटैक नहीं करने वाले हैं। गुफ्तगू का आगाज करूंगा इसके ऊपर। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपसे शुरू करना चाहता हूं। आपकी नजर में डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कोई और सियासी खेल है, कोई चाल है, कोई गेम खेल रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं तेल की कीमतें भी बढ़ना शुरू हो गई हैं, गोल्ड की कीमतें पहले ही ऑल टाइम हाई पे थी, इन्हीं जंगों के खतरे के पेश नजर। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपकी राय हुजूर। जी देखें, जहां तक ताल्लुक है अभी अमेरिका का, आपको याद है कि मैंने आपको कहा था कि अमेरिका कभी भी जो है उन लोगों पर हमला नहीं करता जो आगे से खड़े हो जाया करते हैं, वो हमेशा दोस्तों को मारा करता है। और इस टाइम पे उसकी जो मजबूरी थी वो ये थी कि शाह से ज्यादा शाह की वफादारी उसने दिखानी थी, इजराइल को उसने खुश करना था। इस टाइम पे जो एग्जेक्टिव पावर्स के ऊपर आपको पता है वो इमरजेंसी पावर्स पे चल रहा है नेतन्याहू, और इलेक्शन जो है वो सर के ऊपर खड़े हुए हैं। दूसरी जानिब जो है जैरेड कुशनर जो कि उनके दामाद हैं, वो आपको पता है उनके साथ बड़ा उनका इलेक्शन है, और हद यह है कि जब अमेरिका वो जाते हैं नेतन्याहू तो जैरेड कुशनर के कमरे में रहते हैं वो, आप इससे अंदाजा कर लें। अब्दुल्ला भाई, ऐसा तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा हो कि पहले मैं इनको अब्राहम अकॉर्ड पे राजी करवा लूं, फिर देखेंगे ईरान के साथ क्या करना है? जी 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 बिल्कुल, ये भी मैं उसी की जानिब आ रहा था कि पहले तो जाहिर है वो इस टाइम पे भी देखना चाह रहे थे। दूसरी जानिब जो है वो ईरान का IAEA के मुताबिक कोई ताबकारी नहीं फैली थी, हालांकि जो है वो तकरीबन 100 of kg जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो उनके पास, ईरान के पास मौजूद है, ये भी बात मालूम है। इसके अलावा जो जिस तरह से रशिया ने और चाइना ने इस दौरान में उनको हेल्प किया है आफ्टर द 12 days वॉर, उसके बाद जो सूरत हाल है वो यकसर तब्दील हो गई है। बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है वो उनके पास मिसाइल सिस्टम्स आ गए हैं, उनके पास जो है वो छोटी जो स्पीड बोट्स हैं, गन बोट्स हैं, वो आ चुकी हैं जो टॉर्पीडो लॉन्च करती हैं। फिर इसी तरीके से उनका जो पहाड़ी सिलसिला है उसका देखिए मेरे नाम ज़हन से निकल रहा है, जो तकरीबन तुर्किया से शुरू होकर आबनाए हुरमुज तक जाता है, 1500 से 2000 किलोमीटर की ये बनती है रेंज। इसके अंदर जो उन्होंने अभी वीडियो दिखाई हैं उसके अंदर तो इतनी बड़ी बड़ी टनल्स मौजूद हैं जहां बाकायदा कश्तियां खड़ी हुई हैं, मिसाइल्स खड़े हुए हैं, और मिसाइल्स की एक रेंज है, फुल स्पेक्ट्रम ऑफ मिसाइल्स हैं उनके पास हैं। फिर जो उनके पास जो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक हैं, उनका तो आप दुनिया में किसी के पास तोड़ ही कोई नहीं है। अब्दुल्ला भाई, आई एम सो सॉरी, मुझे आगे बढ़ना होगा। नईम कुरैशी साहब, जल्दी से योर ओपिनियन सर। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ अब्दुल्ला गुल साहब से कि बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, यही सूरत हाल है, यही हकीकत है। और अमेरिका के हमला न करने की एक वजह ये भी है, कम से कम मैं ये समझता हूँ कि एक वजह ये भी है कि जो यूरोपीय यूनियन और भारत के साथ जो मुआहिदा हुआ है, तिजारती मुआहिदा हुआ है, उससे अमेरिका परेशान है, क्योंकि
मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एग्रीमेंट हुआ है, जिसके नतीजे में भारत को जो नुकसान पहुंचा पिछले एक साल में वो उसको रिकवर कर सकेगा, और यूरोप जो है उसको भी बहुत फायदा होगा, और यूरोप जो है उससे मजबूत हो जाएगा। इन हालात में मैं नहीं समझता कि सदर डोनाल्ड जो है वो ये फैसला करें कि हमें ईरान पर हमला करना चाहिए, और उनका मकसद भी यही था कि इनको जो है सिर्फ इतना दिखा दिया जाए कि ये सारे लोग जो है इब्राहिम अकॉर्ड पे साइन करने के लिए तैयार हो जाएं। यही मेजर वजह है, ठीक और सर। आप देखिएगा सूरत हाल आगे चल के इसी तरह का रुख इख्तियार करें। और इसीलिए दफ्तर खारजा को तस्दीक करनी पड़ी कि हम इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल होने वाले नहीं हैं। मसूद, योर ओपिनियन? ये अब्दुल्ला गुल साहब ने तो बहुत तफसील से बता दिया कि उनके पास कौन कौन से हथियार हैं, और आप हिस्ट्री देख लीजिए कि अमेरिका ने सिर्फ वहीं पर हमला किया है जहां पर वो उतर सकते थे। यानी उन्होंने पहले अगर इराक पर किया तो इराक में उन्होंने उनकी आर्मी को बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया था, उनकी चेन ऑफ कमांड को तोड़ दिया था, और फिर उसके बाद वो उतरे थे। ईरान बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है, वो कहीं पर भी अपना बहरी बेड़ा लाके खड़ा कर दे। उनके पास मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है जो नहीं रोके जा सकते। S-4 उन्होंने रूस से ले लिया है, वो अपना कुछ हद तक दिफा भी कर सकते हैं। उनकी ठीक है फिजाइया बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उनके पास ड्रोन्स है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बिजनेस माइंडेड आदमी है। उन्होंने कोशिश की डील करने की, वो डील नहीं कर सके, या अगर उनकी बड़ी ख्वाहिश थी हमला करने की, तो जो मुजाहरे शुरू हुए थे उनको लगता था शायद इन मुजाहरों को हवा देकर वो अंदर से कमजोर कर देंगे ईरान को, और वहां रजीम चेंज कर देंगे। अब अगर वो जो कुछ भी करते हैं, हमला करें, तो ईरान कौम जुड़ जाएगी, वो रिजीम चेंज नहीं कर पाएंगे। पर आप अटैक कर दें, कुछ नहीं होता। लेकिन ईरान जब आप अटैक करेगा, आपके इब्राहिम लिंकन को जब वो मानेगा, जब वो आपके दूसरे बहरी बेड़ों पर हमला करेगा और उस पर मिसाइल गिरेंगे, तो फिर आप कहां जाएंगे? तो होने के लिए अमेरिका के पास बहुत कुछ है। ऐसे सिनेरियो में ईरान के पास कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक। अजहर साहब, डोनाल्ड ट्रंप के जो आइस के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं उससे ही बड़े परेशान हैं। देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप बड़ी परेशानियों में घिर गए हैं पिछले 1-1.5 महीने के अंदर। पहले वो थोड़े रिलैक्स थे, आपकी राय हुजूर? देखिए, अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है, और अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो एक ऐसी कैफियत का शिकार है जिन्हें खुद नहीं पता होता मैंने कल क्या करना है। तो इस लिहाज से वो बड़े खतरनाक शख्स हैं। एक दिन वो कोई फैसला करते हैं, अगले दिन कोई फैसला करते हैं। पहले उन्होंने ईरान पर चढ़ाई का फैसला किया, अब वो थोड़ा सा बैकअप कर रहे हैं। तो हमें बड़े मुहतात रह के तमाम सूरत को देखना होगा, क्योंकि अमेरिका के इस सदर का एक जो तोसी पसंदी का जो अज़ाइम है वो अच्छे नहीं है। वेनेजुएला के जो सदर को उन्होंने, आपको पता, अपने उनके घर से उठाया, अंदर जाके उठाया, बीवी को भी उठा लिया। हाँ, और बिल्कुल, और उनको ला के जिस तरह उन्होंने अमेरिका में परेड करवाई, उनकी अदालत में पेश किया। तो ऐसे शख्स की सोच को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जंग तक नौबत ना पहुंचे। जो भी मामलात हैं अफवाह तफहीम और बातचीत से हल होने चाहिए। ईरान एक बड़ा मुल्क है, एक खुद मुख्तार मुल्क है। ईरान में जो अमेरिका ने कोशिश की अंदरूनी तौर पर जो खलफशार पैदा करके, वो नाकाम हुई है। अजहर जावेद साहब, मसूद रजा साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, नईम कुरैशी साहब, आप सब मेहमानों का बेहद मशकूर, शुक्रगुजार आप के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। व्यूअर्स, मुझे इजाज़त दीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट ऑन मंडे। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।